तो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा नियम के बारे में ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राजभाषा नियम। राजभाषा नियम 1976 को आया था। इससे पहले आ गया था राजभाषा अधिनियम 1963। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जिसमें उसके बारे में चर्चा रहेगी। तो ये 1976 का जो वीडियो था, मतलब अधिनियम है, ये 17/7/1976 से इन्फोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोगों को उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 28 जून 1976 को ये अधिनियम बनाया, ये नियम बनाया था। और इस नियम में कुल 12 इसके पार्ट हैं, भाग हैं, नियम है 12, जो कि मतलब पूरे इंडिया पे लागू है, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर। तो इसमें ये ध्यान रखना कि तमिलनाडु राज्य को छोड़कर जम्मू कश्मीर पे भी ये लागू होता है। तो ये नियम जो है 1976 के नियम के अनुसार, मतलब पूरे भारत को भाषा के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया। क, ख और ग क्षेत्र में बांटा गया। तो अपन देखा जाए तो इसमें क क्षेत्र में किन लोगों को कौन से एरिया को मान लेंगे, तो क क्षेत्र में ज़्यादातर उन एरिया को माना है, उन स्टेट को माना है जहाँ पर हिंदी प्राइमरी रूप से बोली जाती है। जैसे कि बिहार हो गया, हालांकि थोड़ा सा टोन उनका अलग होता है, लेकिन हिंदी ही होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये जो स्टेट्स हैं लगभग यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। भले इसका थोड़ा सा टोनिंग या थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये हिंदी से मिलती जुलती होती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से देखेंगे आएंगे तो 10 राज्य, दिल्ली भी अगर यूनियन टेरिटरी मानी जाए तो 9 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जो है इसमें शामिल है। टोटल 11 स्टेट्स में ये क क्षेत्र में बांटा गया है। इसको क में आते हैं। ख क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो यहाँ पर देखें तो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज, उसके बाद में चंडीगढ़ में दमन, दीव, नगर और हवेली संघराज्य जो भी हैं यूनियन टेरिटरी, उनको इस तरह से कुल 6 जो हैं ख क्षेत्र में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो क में 11 और इसमें ख में 6, ये हो गए टोटल 17। और ग में वो सभी राज्य आएंगे, वो जो यूनियन टेरिटरीज आएंगे, संघ शासित राज्य आएंगे, जो क और ख में शामिल नहीं है। तो बाकी जितने भी बचे हैं आप उनको ग में शामिल कर सकते हैं। अब जो है गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा विभाग के अनुसार जो है ये क्या था कि पहले दमन और दीव और नगर हवेली ये जो है ग क्षेत्र में आते थे, लेकिन 2011 के बाद उसको ग क्षेत्र से हटा के उसको ख क्षेत्र में जोड़ लिया गया। अब जो है हिंदी के प्रयोग के लिए हमारे संविधान में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो संविधान मतलब मेनली जो है 343 या जो संविधान का अनुच्छेद है वो हिंदी के लिए विशेष रूप से है। तो 343 पे चर्चा कर लेते हैं। 343 का 1 ये बोलता है कि भारत एक जो स्टेट है, देश है, उसका जो है राजभाषा जो लिखी जाएगी वो देवनागरी लिपि हिंदी में लिखी जाएगी। और उसके जो कार्य जो होंगे, जिसमें जहाँ पर डिजिट का उपयोग करना हो, अंकों का उपयोग करना हो, तो वो अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे, जैसे 1 2 3 4, उनका उपयोग किया जाएगा। तो ये इसके अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में लिखा गया है। देवनागरी लिपि याद रखिए, जब ज़्यादातर एग्जाम में ये लिपि पूछा जाता है, देवनागरी लिपि, और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका अनुच्छेद का 343 का सेकंड में ये बोला गया है कि संविधान कब लागू हुआ था? 1950 को। तो ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक जो है ये अंग्रेज़ी भाषा को हिंदी सरकारी भाषा के रूप में चलती रहेगी। मतलब क्योंकि उस समय एकदम से हिंदी को अपनाना मुश्किल था, पहले से सारे काम अंग्रेज़ियों के द्वारा अंग्रेज़ी में हो रहे जा रहे थे।
तो इसलिए उन्होंने कहा कि 15 साल तक इसको चलती रहेगी और इस अवधि के दौरान अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसके स्थान पर हिंदी या भारतीय अंकों का प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि अब हिंदी का उपयोग किया जाए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि 343 का 3 कहता है कि 26 जनवरी 1965 अर्थात 15 साल के बाद भी अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंकों के प्रयोग को विधि द्वारा निर्दिष्ट पायदल में जारी रख सके थे। मतलब ये हो गया कि 343 तब ला दिया कि अब 15 साल हो गए हैं, अब अगर हटाते हैं अंग्रेजी को तो उसको नहीं हटा के जो है हिंदी के साथ उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। और राजभाषा आयोग का गठन किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 344 में यह बोला गया है कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए जो उसको सुपरविजन कर सके, उसकी देखरेख कर सके। तो जो है संविधान के जब आज़ाद हुआ था उसके अगले 5 साल के लिए और उसके बाद हर 10 साल के लिए, मतलब 50 से लेकर 55 तक एक आयोग बैठेगा, उसके बाद 55 से लेकर 65 से 72 इस तरह हर 10 साल के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो जो सबसे पहला आयोग गठन किया गया था वो किया गया था 7 जून 1955 को, जिसकी अध्यक्षता की थी बाल गंगाधर खेर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये 344 के 1 के अनुसार जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि 7 जून 1955 को BG खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका कार्य क्या था कि हिंदी के विकास और प्रयोग को ऊपर रिपोर्ट बनाना, उसको राष्ट्रपति को देना। तो राजभाषा आयोग ने फिर जो पहला राजभाषा आयोग था उसकी क्या सिफारिशें थी, तो उन्होंने एक सिफारिशें दी थी कि जो संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है उससे पहले क्या होता था, सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। तो उसका अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी उसमें मतलब ड्यूल लैंग्वेज, ओके, दो भाषाओं में द्विभाषी प्रश्न पत्र आए जाए, ताकि अगर मान लो कोई जिसकी अंग्रेजी अच्छी ना हो, अगर वो हिंदी में अगर एग्ज़ाम देना चाहे तो वो हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सके। तो ये उन्होंने सिफारिश की थी। दूसरा चीज़ थी कि संसदीय विधान अंग्रेजी में ही चलता रहेगा, जो भी संसद के कार्य अंग्रेजी में चलते रहेंगे, लेकिन विधि मंत्रालय की एक उत्तरदायित्व होगा कि उसका प्रमाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराएं। उच्चतम न्यायालय की भाषा जो है अंततः हिंदी रहेगी और सभी प्रदेशों में सामान्यतः सभी निर्णय, नियम, आदेशों की भाषा हिंदी रहेगी। अब समझ लेते हैं कि राजभाषा हिंदी का विकास। तो राजभाषा हिंदी का विकास किस तरह हुआ, तो सबसे पहले जब किसी भाषा को राजभाषा के रूप में जब चयन करना था तो उस समय काफ़ी दिक्कतें आई। बहुत से लोग बोलते थे कि हर एरिया के लोग थे तो सब लोग अपनी अपनी भाषा को पकड़ देना चाह रहे थे। तो उस समय देखा गया कि हर आदमी का विचार अलग अलग भाषा को लेके है। कोई बोलता तमिल को बनाओ, कोई बोलता पंजाबी को बनाओ, कोई मराठी को बनाओ। तो इस सब को विवाद को देखते हुए उन्होंने देखा कि यार क्यों ना एक समिति बैठा दी जाए। तो एक आयंगर समिति बैठाई गई थी। आयंगर समिति के नाम से उसका नाम लिया गया था। आयंगर समिति ने अपनी सिफारिश दी थी। उन्होंने देखा कि यार ज़्यादातर लोग 41% लोग जो हिंदी बोलते हैं, तो उन्होंने सिफारिश दी थी कि हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया जाए। तो जब राजभाषा घोषित कर दी गई उसको हिंदी को, तो उसमें अनुच्छेद में ये कहा गया कि भाई हिंदी का प्रकार या विकास इस प्रकार से किया जाए कि वो हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, सामाजिक संस्कृति है, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, उनके तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और हिंदी के सरल और सुबोध प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। और इसी में अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वो हिंदी के विकास और प्रसार के लिए विशेष कदम उठाए। और राजभाषा के लिए 341, 343, 344 में राजभाषा आयोग और 351 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। तो ये 3 अनुच्छेद हैं राजभाषा के संबंध में लेंगे। अब उसके लिए कुछ इन सबको मॉनिटर करने के लिए, बात करने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ समितियों की ज़रूरत पड़ी। तो राजभाषा समिति का गठन किया गया है। विभिन्न प्रकार की राजभाषा समितियाँ बनाई गई हैं। तो राजभाषा समिति का उद्देश्य क्या था कि हिंदी भाषा के उपयोग निरंतर उत्तरोत्तर प्रयोग पर ध्यान रखा जाए और उसका प्रयोग जो औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जाए। और इसके लिए क्या किया गया है कि भारत सरकार ने राजभाषा नीति और संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया है और राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। राजभाषा समितियाँ कौन कौन सी हैं, चलो उनको चर्चा कर लेते हैं। तो एक है केंद्रीय हिंदी समिति। तो केंद्रीय हिंदी समिति जो होती है
की प्रमुख समिति, सबसे बड़ी समिति अगर देखा जाए तो राजभाषा की की है। तो इस राजभाषा की ये एक सर्वोच्च समिति है जो कि राजभाषा के विषय में अपनी नीति और अपने नियम बनाती है, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और साथ साथ इनके सदस्यों में देखा जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री, 6 केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री, 6 राज्यों के मंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक तथा हिंदी के विद्वान समाज से नियुक्त तथा होते हैं। इस समिति का पुनर्गठन 31/11/2009 को किया गया था। उसके बाद भी शायद ये अपडेट हुआ है तो अगर देखेंगे तो। और समिति की 31वीं जो बैठक हुई थी वो 6/9/2018 को हुई थी विलियम की। 31st जो है इसकी बैठक थी, जहाँ तक मुझे लेटेस्ट मैंने सर्च किया है इसको, 2018 में। 19 और 20 या 21 में हुई कि नहीं उसका शायद अपडेट मुझे भी मिला नहीं। तो ये था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। ये जो बनाई हुई समिति है उनका उद्देश्य क्या है। केंद्रीय समिति का उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि हिंदी राजभाषा की प्रगति और प्रयोग पर निगरानी रखें। सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग और उपयुक्त उद्देश्यों हेतु विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में समन्वय गठित शीर्षक समिति पर विभिन्न मंत्रालय हैं हमारे केंद्रीय विभाग हैं, तो उनके बीच में भाषा का तालमेल बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया। दूसरी होती है संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमेटी। ओके, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमेटी में क्या आ जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज। इस समिति को गठन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन 1976 में किया गया। पता ही है कि 1963 में अधिनियम बन चुका था, उसके अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जो है 1976 में इस समिति का गठन किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं जो भी तत्कालीन गृह मंत्री होते हैं वो होते हैं, और इसके सदस्यों की संख्या होती है 30, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा की। तो अगर ये भी एक इम्पोर्टेंट राजभाषा समिति है, खासकर एग्जाम्स वगैरह में इसका पूछा जाता है। तो इसका मतलब 20 और 30 मिला के 30 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, जो भी तत्कालीन होम मिनिस्टर रहेंगे। और ये क्या करती है, ये समिति जो है अपनी एक रिपोर्ट बनाती है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ सिफारिशें देती है, उन सिफारिशों को राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ये जो सिफारिशें आई थी उसको दोनों सदनों का, मतलब जो उच्च सदन और निम्न सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उन पर पटल पर रखा जाता है और राज्य सरकारों को भेजा जाता है। उसके अनुसार जो है राज्य सरकारें और संसद अपने अपने विचार अभिव्यक्त कर सकती हैं, मत दे सकती हैं, और उसमें सुझाव या निर्देश उसमें दिए जा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि राजकीय प्रायोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए प्रगति का पुनर्विलोकन, हिंदी का किस तरह प्रयोग किया जाता है, उसका रिवैल्यूएशन, पुनर्विलोकन किस तरह करना है, उस पर यह सिफारिशें अपने राष्ट्रपति को देती है। अब इसमें बहुत सारी, ये तो होगी मेन समितियाँ, इसमें बहुत सारी उप समितियाँ भी होती हैं। इसमें जो उप समिति होंगी राजभाषा की, संसदीय राजभाषा की उप समिति में मेन 3 उप समितियाँ, जिसके अध्यक्ष द्वारा इनका नामित किया जाता है, जो संयोजक रहेंगे। इस पर 3 उप समितियाँ होती हैं, जिसमें से एक होती है आलोक एवं साक्ष्य उप समिति, जो कि संसदीय राजभाषा के नीति निर्धारण का कार्य करती है, नियम कानून बनाने का, रूल्स बनाने के लिए काम करती है। और संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, जो संसदीय राजभाषा समिति है जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री, उनका उपाध्यक्ष जो रहेगा वो इस समिति के तदीन अध्यक्ष रहेंगे। और ये तीनों उप समितियों के संयोजक, जो 3 उप समितियाँ उनके जो संयोजक रहेंगे वो इस समिति के सदस्य रहेंगे। मतलब आपस में उनका एक कोरिलेशन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्ष जो रहेंगे, तीनों उप समितियों में से एक एक सदस्य को, जो तीनों उप समितियाँ उनके जो एक एक सदस्य रहेंगे, उनको जो है आलोक एवं साक्ष्य उप समितियों में सदस्य नामित करते हैं। तो इन उप समितियों द्वारा निरीक्षणों, संवाद के आधार पर, डिबेट के आधार पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर साक्ष्य और समिति द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने प्रतिवेदन का मसौदा एक तैयार किया जाता है।
प्रतिवेदन में समिति द्वारा विभिन्न संस्तुतियाँ की जाती हैं और समिति द्वारा राष्ट्रपति को प्रयुक्त किए जाने प्रतिवेदन को अधिप्रमाणित प्रक्रिया संसद के पटल पर रखी जाती है। कुल मिला के हिंदी के प्रयोग के बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ जैसे समितियाँ बना दी गई है ताकि वो अपना अपने क्षेत्र में कार्य करती रहे और उसकी रिपोर्ट आगे बढ़ती रहे। तो संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को 9 खंडों में विभाजित करने के राष्ट्रपति के आदेश पर जारी किए गए। अंतिम जो है जैसे इसके बारे में अपडेट 2 जुलाई 2008 को जारी हुए थे, इसमें चेंज हो गया है, वो मैं अपडेट कर नहीं पाया हूँ, तो इसको थोड़ा सा नेट पर सर्च कर लेना। और हिंदी सलाहकार समिति, इसका मैंने अपडेट किया है। तो हिंदी सलाहकार समिति में प्रत्येक मंत्रालय में समितियाँ गठित होती हैं और इस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं मंत्रालय या विभाग के मंत्री होते हैं। जो भी मंत्रालय विभाग की या जो भी मंत्रालय जो हिंदी सलाहकार समिति होगी उसके विभाग के जो मुख्य रहेंगे उसके अध्यक्ष रहेंगे, मंत्री रहेंगे। और इसमें 11 गैर सरकारी सदस्य मंत्रालय विभाग के सचिव, राजभाषा विभाग आदि ये लोग उसमें आमंत्रित किए जाते हैं। हिंदी सलाहकार समिति बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। हम देख रहे हैं कि वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में 2 बैठक होना चाहिए, असंभव ज़्यादा बैठक भी की जा सकती है। और ये जो है 54 मंत्रालय विभागों में गठित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में गठन के अधीन है और इसकी अवधि 3 वर्ष होती है। जो एक बार समिति बनती है 3 वर्ष तक उसको चलिए, उसके बाद समय समय पर उसका पुनर्गठन किया जाएगा। और ये भी एक राजभाषा विभाग में एक समन्वय की भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य भी है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति और संबंधित समस्याओं की समीक्षा करना और उसमें अपना परामर्श देना। अब देख लेते हैं केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। तो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो है अध्यक्ष जो रहेंगे सचिव राजभाषा विभाग रहेंगे और इसमें भी विभिन्न मंत्रालय और विभागों के राजभाषा नीति का कार्यक्रम देख रहे हैं संयुक्त सचिव, इसका जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं। इस समिति की अब तक 42 बैठक हो चुकी है, जैसे मैंने नेट पे सर्च करके इसमें फिर किया। उसके बाद में जो एक ही बैठक हुई थी 3 दिसंबर 2020 को उनकी 42वीं बैठक थी इसकी। इसका उद्देश्य राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधानिक, राष्ट्रपति के आदेश आदि लक्ष्यों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों आदि के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के उपाय सुझाव देना है। हिंदी के प्रभावी प्रयोग और सफल कदमों और अभिनव प्रयोगों की जानकारी का आदान प्रदान करना, जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना है। अब विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन, ये 5वीं की समिति आई, ये आ रही विभागीय राजभाषा, मतलब डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज वर्किंग कमेटी जो है वो है। इस समिति का अध्यक्ष जो है संबंधित विभाग में जो राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। इसके सदस्य विभाग संबंध अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारी राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि होते हैं। सभी मंत्रालय विभागों और कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। इसकी जो रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट की जो बैठक होती है प्रति क्वार्टरली बेसिस पे होती है 3 स्तर पर। तो ये भी पूछा जाता है कि विभागीय स्तर पर कब होती बैठक, तो 3 महीने होती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन नराकास को बोला जाता है। नराकास, इसका नराकास, ये नराकास की भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी है उसमें। तो इसका अध्यक्ष नगर में जितने भी मतलब किसी भी बड़े शहर में जो कितने कार्यालय रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस पर जो नियुक्त अधिकारी हों जितने भी उसमें, उनमें जो सबसे वरिष्ठ सबसे सीनियर अधिकारी रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। उसके बाद में केंद्र सरकार के सभी सदस्य भी कार्यालय इसके कार्यालय के प्रमुख इसके सदस्य रहेंगे। और प्रत्येक नगर में केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय उपक्रमों, राष्ट्रीय बैंकों को मिलाकर इस समिति का गठन किया जाता है। ऐसे जहाँ 10 या अधिक कार्यालय हैं वहाँ ये समिति गठित की जाती है और इसकी बैठक भी वर्ष में 2 बार होती है। जैसे विभागीय कार्यालय, उसी प्रकार से ये नगर में जो विभिन्न विभागों में होती है, इसकी बैठक 2 बार होती है। और कुछ नगरों, उपक्रमों, बैंकों और केंद्रीय कार्यालय का अलग अलग समितियाँ गठित की हैं, जिसमें अब तक ये मैंने अपडेट किया है 472 अभी तक नराकास की समितियाँ बन चुकी हैं, जिसमें से बैंकों के लिए 26 समितियाँ शामिल हैं। प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त अधीनस्थ कार्यालय जो मेन हेड का ऑफिस है, उसके अलावा
जो छोटे स्टेशन और कार्यालय हैं वहाँ पर जहाँ पर भी कर्मचारियों की संख्या 25 या उससे अधिक है, तो वहाँ भी ऐसी समितियाँ गठित की जाती हैं। और जहाँ एक कार्यालय में कर्मचारी की संख्या 25 नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि 2-3 कार्यालयों को मिलाकर, 2-3 ऑफिसर्स को मिलाकर ये समितियाँ गठित की जाती हैं, जिसके हर तीसरे महीने में उसकी बैठक होती है। तो ये था दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज पे काफ़ी कुछ मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ अपडेट जरूर हुए होंगे। तो इसी तरह आगे मेरी इसी टाइप की वीडियो के बने रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और तो इसके बाद में मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।